जय हिंद, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन से अनुगमन वेग की परिभाषा, श्रांति काल की डिफिनीशन, परिभाषा, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध को प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी क्या समझनी है, उस बेसिक जानकारी से आपको इस चैप्टर में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है कि एक परमाणु में क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं। परमाणु में सबसे पहले आप जानते हैं एक नाभिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर, ठीक है। अब इस नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब इस एक परमाणु में बहुत सारी कक्षाएं हो सकती हैं। अब इसके बाद आप जो जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस का, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस का। यानी कि नाभिक में जो चार्ज होगा वो प्लस का होगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा वो माइनस का होगा। अब जो पहली सेल है, जो पहली कक्षा है, आप जानते हैं इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, आप केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। अब ये पहली कक्षा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, नाभिक में प्लस का चार्ज है। अब प्लस माइनस में आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा लगता है आकर्षण बल, यानी कि प्लस और माइनस के में लग रहा है आकर्षण बल, आकर्षण बल। और प्लस प्लस और माइनस माइनस के बीच में लगता है, प्लस प्लस और माइनस माइनस में लगता है प्रतिकर्षण बल, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसका नाभिक से आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूरी सबसे कम है, वो सबसे पास वाली सेल है नाभिक की, यानी कि उसका आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे हम बात करते हैं दूरी बढ़ने के साथ सेल को, अगर हम लोग दूसरी सेल की बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका नाभिक से आकर्षण बल पहले की अपेक्षा अब कम हो चुका है, क्योंकि अब दूरी बढ़ गई है। अगर हम बात करें तीसरे सेल की तो क्या होगा कि उसका आकर्षण बल नाभिक से अब और भी ज़्यादा कम। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम सेल की संख्या को बढ़ाते चले जाएंगे, 4th 5 सेल की अगर बात करते हैं तो उसका नाभिक से आकर्षण बल उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ रही है तो आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे अंतिम सेल की। जो इस परमाणु की सबसे अंतिम सेल है उसका नाभिक से आकर्षण बल, उसमें जो अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका नाभिक से आकर्षण बल अब सबसे कम हो गया होगा, सबसे कम हो गया है। इसके कारण इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब ये इससे बंधा हुआ नहीं है। ये वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ नहीं, क्योंकि आकर्षण बल नहीं लग रहा। अब आकर्षण बल नहीं, इसका मतलब वो बिल्कुल फ्री है। अब फ्री होने के कारण इसी कारण इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप रिलेट करके देखें, अब मुक्त का मतलब क्या होता है? बिल्कुल फ्री। फ्री का मतलब है क्योंकि वो उधर भी जा सकता है, इधर भी, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ऊपर नीचे कहीं पर भी गति कर सकता है ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में। आप इन सारी चीज़ों को रिलेट करके अगर हम लोग अपनी डिफिनीशन बनाएं श्रांति काल की, उसमें क्या एक छोटी सी बेसिक जानकारी और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये वायर है, ये तार है, ये तार है, और तार में आप जानते हो प्लस और माइनस दोनों ही रहते हैं, प्लस और माइनस चार्ज दोनों ही रहते हैं। अब क्या है, इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कह रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री होने के कारण क्या होगा, कभी ये राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, कभी ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा, लगातार अनियमित गति करेगा। अनियमित गति इसी को कह रहे हैं, कभी उधर जाना, कभी इधर आना, कभी ऊपर नीचे ऐसे चलते जाना, जिसके कारण की कोई दिशा नहीं है, जिसको हम लोग कह रहे हैं अनियमित गति, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को आप रिलेट करके अगर यहाँ से देखें और एक एग्जाम्पल से आप अपने माइंड में इसको सेट कर लें पूरा, कि जैसे मान लीजिए आपका जो पेन है, या मैं कह सकते हैं मेरा जो मार्कर है, एक प्रकार से धातु है। अब धातु के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, और क्या है वहाँ पे धनायन है। अब उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कह रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या है कि वो कभी राइट हैंड साइड की तरफ गति करेगा, कभी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गति करेगा। इसी गति को कहेंगे अनियमित गति। अब अनियमित गति के कारण क्या होगा कि जो इस धातु के अंदर जो प्लस आयन है, इलेक्ट्रॉन उनसे लगातार टकराएगा, एक टक्कर होगी, दो टक्कर, ऐसे बहुत सारी टक्करें होंगी। तो अब हम लोग पढ़ते हैं श्रांति काल की डिफिनीशन, जिसको हम लोग कहेंगे समय। श्रांति काल का मतलब यहाँ पे समय। क्या डिफिनीशन, जरा ध्यान से देखें। धातुओं के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये धातु है उसके अंदर कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। पूरा रिलेट करके देखो उसको। धातुओं के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं, अभी मैंने बताया अनियमित गति करते रहते हैं, और अनियमित गति करेंगे तो सिंपल सी बात है टकराव होगा। अनियमित गति करने के कारण धातुओं के धन आयनों से टकराते रहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे औसत समय को हम लोग क्या कह रहे हैं? श्रांति काल कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। अब आपको इसको याद कैसे रखना है? आपको अपने पेन को समझना है धातु। अब धातु के भीतर कौन है? इलेक्ट्रॉन। और कैसे इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन।
अब मुक्त का मतलब फ्री, अब फ्री का क्या होगा, कभी वो उधर जाएगा कभी इधर जाएगा। ऐसी अवस्था में जब कभी इधर उधर होएगी चीजें तो सिंपल सी बात है टकराव होगा, उन टकराव में जो दो टकरे हैं उनमें लगे समय को क्या कहेंगे, श्रांति काल कहेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अनुगमन वेग की परिभाषा, जो कि आप पूरा फिर से इसको रिलेट करके यहाँ से देखेंगे कैसे। क्या डिफिनेशन है कि धातुओं के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन सदैव अनियमित गति करते हैं। सिंपल सी बात है, धातु उसके भीतर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन तो अनियमित गति कर रहा है। तो धातुओं के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन सदैव अनियमित गति करते रहते हैं, जिससे किसी निश्चित दिशा में उनका विस्थापन शून्य होता है। विस्थापन यहाँ पे शून्य क्यों कहा जा रहा है, जरा इसको ध्यान से समझते हैं। उससे पहले सभी लोग आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि विस्थापन एक कैसी राशि है, सदिश या फिर अदिश। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि विस्थापन एक कैसी राशि है, सदिश या फिर अदिश। विस्थापन एक कैसी राशि, सदिश या फिर अदिश। हाँ बहुत बढ़िया, विस्थापन एक सदिश राशि क्योंकि इसमें दिशा का ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ तक गया, ठीक है। मान लेते हैं एक दूरी है 5 मीटर, मान लेते हैं कि यहाँ से व्यक्ति चलता है और यहाँ तक जाता है 5 मीटर चल जाता है, फिर वापस इस पॉइंट से फिर इसी पॉइंट पर आ जाता है। तो हम लोग कहेंगे दूरी तो उसने 10 मीटर चली है, क्योंकि 5 गया 5 आया, मतलब दूरी तो उसने 10 के लिए चल ली है। लेकिन अगर मैं बात करूँ विस्थापन की तो विस्थापन इसका 0 हो गया, क्योंकि वो वापस उसी पॉइंट पर आ गया है, ठीक है। इसलिए विस्थापन 0, क्योंकि प्लस गया और माइनस हम दोनों नहीं है, प्लस जाने के लिए प्लस दूरी 5, आने के लिए माइनस दूरी 5, तो विस्थापन कितना हो गया, 0। यानी हमें पता चलता है विस्थापन एक कैसी राशि, सदिश राशि है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन जो है कभी उधर गया कभी इधर गया, वापस उधर गया फिर इधर आया, यानी कि अगर हम एक प्रकार से अगर देखें तो इसका नेट अगर हम लोग विस्थापन लें तो वो कितना होगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी उधर जाएगा कभी इधर आएगा, तो नेट विस्थापन हमेशा कितना माना जाएगा, इसमें 0 माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तार में इधर उधर टकराएंगे, विस्थापन 0 मान लिया है। तो अभी तक ये क्या डेफिनेशन है कि धातुओं के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन सदैव अनियमित गति करते रहते हैं, जिससे किसी निश्चित दिशा में उनका विस्थापन कितना होता है, 0 होता है। इधर गया विस्थापन 0 हो गया। लेकिन जब चालकों के सिरों पर कोई विभव लगाया जाता है, अब मान लीजिए तार जो है इसके सिरों हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। आप जानते हो जैसे आप बैटरी से जोड़ते हो देखते हो बल्ब जलने लगता है तुरंत, तार से जैसे करंट गया फ्लो हुआ बल्ब जलने लगा। लेकिन सोचो बैटरी से हटा दो तब बल्ब नहीं जलता। इसका रीजन पता है क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति नहीं कर रहा था, अनियमित गति कर रहे थे। लेकिन जैसे आप बैटरी से जोड़ते हो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस बैटरी से लेता है ऊर्जा लेगा, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर एक दिशा में चलने लगते हैं, एक दिशा में चलने लगते हैं। तो जिस वेग से ये एक दिशा में चल रहे हैं उसी वेग को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। तो वही डिफिनेशन में लिखा है। जैसे मान लीजिए तार था, अभी तक इसमें जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है और कैसी गति कर रहे हैं, अनियमित। लेकिन जैसे क्या किया, तार को हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया। जैसे आप बैटरी से जोड़ोगे तो क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उस बैटरी से लेंगे ऊर्जा और एक दिशा में चलना शुरू कर देंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलना शुरू कर देंगे उसको हम लोग गति को अनियमित गति नहीं कहेंगे, वो नियमित गति हो जाएगी, क्योंकि एक दिशा में सब जा रहे हैं। और जिस वेग से ये आगे की तरफ जा रहे हैं उसी वेग को हम लोग कह रहे हैं क्या वेग, अनुगमन वेग, जिसे अपवाह वेग के नाम से जानते हैं। तो पूरी डिफिनेशन वही है क्या, कि धातुओं के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन सदैव अनियमित गति करते रहते हैं, जिससे किसी निश्चित दिशा में उनका विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। चीजों को रिलेट करिए, पहले क्या हुआ, अनियमित गति के विस्थापन कितना हो गया, 0। इसके बाद बताएगा लेकिन जब चालकों के सिरों पर कोई विभव लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन इस विभव से ऊर्जा लेकर एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। ये जिस वेग से निश्चित दिशा में गति करते हैं, उसी वेग को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। इसको हम लोग शो करते हैं VD से, और VD बराबर फॉर्मूला होता है U1 + a⁴1 + U2 + a⁴2 UN + a⁴n। जहाँ पे ये क्या फॉर्मूला है पूरा ड्राइव करते हैं इसको कैसे। U का मतलब होता है प्रारंभिक वेग और टाउ का क्या है, समय, अभी ऊपर बताया है, और A क्या है, त्वरण, एक्सेलरेशन। तो मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मैंने उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान ली n इलेक्ट्रॉन है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आप जानते हो एक फार्मूला पढ़ा होगा, V = U + AT। V = U + AT। V क्या है, अंतिम वेग, अंत में जो वेग प्राप्त हुआ उसको हम लोग करें अनुगमन वेग, जिसको हम लोग शो कर रहे हैं VD से। अब क्या होगा, प्रारंभिक वेग उसका मान लो शुरुआत में जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो U1 से चल रहा है, तो U1 और एक्सेलरेशन A और समय को यहाँ पे हम लोग टाउ से शो करते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया ये, इसी प्रकार से हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तीसरे, और कितने इलेक्ट्रॉन माने n, सभी का हम लोग अगर डिवाइड करते हैं n, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन है तो उनका औसत आ जाता है अनुगमन वेग VD। तो ये उसका फार्मूला है और ये हम लोग पढ़ लिए हैं क्रांतिक काल की डिफिनेशन। अब हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ते हैं अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको केवल क्या याद रखना है,
क्रांतिकाल की डेफिनेशन जो पेपर में बहुत कम पूछी गई है, लेकिन अनुगमन वेग जिसे हम लोग कहते हैं अपवाह वेग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्फर्म ये आपके बोर्ड पेपर में लगभग हर साल आती है, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चलना स्टार्ट कर देते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों परिपथ में बहने लगती धारा, जिसके कारण ही बल्ब जलता है। अब वो धारा कितनी है, कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसके लिए अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध को स्थापित किया गया है। अब वो फार्मूला क्या है, चलिए उसको प्रूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर तैयार कर लें। चलिए तो हेडिंग पड़ेगी अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। और क्या वो होता है वो मैं आपको बता दूं, I बराबर होता है NeAVD। I बराबर NeAVD, जहां N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A क्या है एरिया जो हमने तार लिया है, जो वायर लिया उसका एरिया, VD क्या है अभी मैंने आपको बताया, VD क्या है अनुगमन वेग अपवाह वेग, और I क्या है धारा। तो चलिए समझते हैं। मेरे पास दोस्तों जैसे मान लीजिए वायर है, थोड़ा सा संयम रखें, सभी लोग पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दें। ये जैसे एक मान लीजिए वायर है, वायर को हम लोगों ने जूम करके बना दिया है, और आपने क्या किया, अभी जो वायर की अभी जो संरचना है, अभी हम लोगों ने वायर को क्या किया है, बैटरी से नहीं जोड़ा है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, धनावेश भी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन धनावेश रहते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने बना दिया। अब अभी तक जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, उसको हम लोग कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी बैटरी नहीं जोड़ी है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे आप इसके चालक के सिरों के बीच एक बैटरी लगा देते हैं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है अब इस बैटरी से लेंगे ऊर्जा, और जैसे ही ऊर्जा लेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में आना शुरू कर देंगे, इस डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में नीचे की तरफ आएंगे, फिर ऐसे निकलेंगे यहाँ से। लेकिन धारा किधर जाएगी, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो होती है, तो धारा ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रॉनों का वेग नीचे, इधर सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, इसका अलग ही कोई इशू नहीं, आप समझिए। तो जैसे इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, एक दिशा में गति करते हैं, तभी तार में धारा बहती है, जिसी के कारण क्या होता है, बल्ब जलने लगता है। आप सोचो सिंपल तार ले आओ, बल्ब में लगा दो, बल्ब जल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप उस तार को बैटरी से जोड़ते हो, फिर इसके बाद बल्ब में लगा दो, तो बल्ब आप देखते हो तुरंत जल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति कर रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करते हैं तभी धारा बहती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, जैसे हम इस तार को बैटरी से जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं एक दिशा में, और जिस वेग से चले उसको कह रहे हैं अनुगमन वेग। अब चलेंगे एक दिशा में तो सिंपल सी बात है, धारा आएगी। तो इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण धारा आई है, इसीलिए हम लोग संबंध स्थापित कर रहे हैं, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, इन दोनों में संबंध आ रहा है। चलिए अब इसको प्रूव कैसे करना है। मान लेते हैं कि इस तार में जो इलेक्ट्रॉन है वो n है, एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है n, और इसका जो एरिया है, इस तार का जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग लेट कर ले रहे हैं a, ठीक है। अब समझते हैं, हम लोग लिखेंगे एक सेकंड में, अब इलेक्ट्रॉन चला है तो कुछ दूरी तय हुई है, तो इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में, इलेक्ट्रॉन इसका संकेत है इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन का संकेत को ऐसे दिखाते हैं, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय दूरी, और दूरी बराबर, अभी मैंने आपको बताया दूरी बराबर ऐसे होता क्या, जरा ध्यान से देखें, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, ध्यान से देखिएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। हम लोग दूरी निकालें कि एक सेकंड में जब इलेक्ट्रॉन चलने लगा तो कितनी दूरी तय कर रहा, तो चाल को अभी मैंने बताया VD अनुगमन वेग के, और एक सेकंड की बात करें तो एक सेकंड मतलब टाइम के मान कितना हो गया 1। अब यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा VD, यानी कि एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन दूरी तय कर रहा है वो VD। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी की चाल कितनी उसकी VD चाल से चल रहा है, अनुगमन चाल से चल रहा है, समय कितना लिया मैंने, एक सेकंड लिया, जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा VD, यानी कि एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन इतना दूरी तय कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि 2 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय करेगा, आप 2 का मल्टीप्लाई कराओगे, 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 3 सेकंड का मल्टीप्लाई कराओगे। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन t सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। या अब अगर आपसे कहा जाए कि 1 सेकंड में दूरी उसने इतनी तय की है, अगर मैं आपसे पूछूं उसने आयतन कितना तय किया है, तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय आयतन क्या होगा, और जब भी आप जानते हो ये दूरी है, और दूरी में जब भी हम लोग क्षेत्रफल का गुणा कराते हैं तो हमेशा वो आयतन बन जाता है।
तो दूरी है VD और क्षेत्रफल को हम लोगों ने लिया है A। तो दूरी में जब क्षेत्रफल का गुणा करा दोगे तो क्या बन जाएगा, आयतन। ये आयतन कितने समय में तय कर रहा, 1 सेकंड में, लेकिन हमेशा 1 सेकंड की तो बात होगी नहीं, वहां पे हम लोग मान लेते T सेकंड है, T सेकंड में। अब आपको कैसे T की वैल्यू क्या, T की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, आप जितना चाहे उतना रख सकते हो। T सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तो तय आयतन वो क्या हो जाएगा, हमें T का मल्टीप्लाई, तो VDA इंटू टी, VDA इंटू टी, क्योंकि T सेकंड में इलेक्ट्रॉन ने इतने आयतन तय किया, कितना, VDAT। और मैंने बनाया कि एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन है N है, हमने कितना आयतन निकाल लिया, VDAT। एकांक आयतन में अगर N इलेक्ट्रॉन है तो मैंने कहा इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे VDAT, ये क्या है, आयतन, VDAT आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये टोटल आयतन, एकांक आयतन में N इलेक्ट्रॉन, इतने आयतन में कितने कितने, VDAT आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप N का मल्टीप्लाई कर दो, तो NVDAT। ये क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉनों के संकेत को हम लोगों ने कैपिटल N कर दिया क्योंकि कुल है तो कैपिटल N, तो NVDAT। यहां से आप जानते हो अभी भी धारा नहीं आ रही, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग Q से नहीं E से डिनोट करते। आप जानते हो Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग Q से नहीं E से लिखेंगे, ठीक है, I लिख दिया। और एक आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों, Q बराबर IT और एक Q बराबर होता है NE, ठीक है, Q बराबर एक IT और Q बराबर एक होता है NE। आप इस फार्मूले को याद कर लें, नहीं याद है Q बराबर एक IT और एक Q बराबर होता है NE। अगर नहीं समझ आया तो देखिए कैसे, Q बराबर IT और एक फार्मूला होता है Q बराबर NE। दोनों से आप Q की वैल्यू को, अगर आप यहाँ Q की वैल्यू ये रखो तो क्या होगा कि IT बराबर आ जाएगा, IT बराबर आ रहा है NE। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। I की वैल्यू मुझे निकालनी है, N की वैल्यू रखो, N की वैल्यू टोटल आ चुकी है क्या, NVDAT इंटू E। IT ऐसे रखा है, कहाँ से आई है, Q बराबर IT, Q बराबर NE। इस Q की वैल्यू को यहाँ रखा गया है। इसके बाद हम लोगों ने इस N की वैल्यू को ये रख दिया, AVDAT, और ये क्या लिखा है, E। यहाँ से आप देखें तो T से T कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा, I बराबर NVDAE। ये N बचा, VD, फिर A और ये E। अगर आप इसको अरेंज करके लिखें तो यहाँ से क्या आएगा, I बराबर पहले मैं लिख रहा हूँ N, फिर मैंने लिखा E, फिर लिखा मैंने क्या, इसी के हिसाब से लिख दीजिए NEAVD। यही मेरे प्यारे दोस्तों संबंध है, और धारा का मात्रक आप जानते हो एम्पियर। यही संबंध है, VD का मतलब अनुगमन वेग और I का मतलब धारा, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। तो बहुत ही आसान प्रूविंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भी, और इसको एक बार आप अपने मन से लगाने का प्रयास करेंगे, यकीनन आपको समझ में आएगी। डिफिनेशन जरूर याद कर लेना, अनुगमन वेग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस संबंध उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रूविंग के साथ। जय हिंद, गुड नाइट, गुड इवनिंग।